सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में रीढ़ की हड्डी पाठ के उस कहानी का अध्ययन किया था जब रामस्वरूप जी अपने नौकर के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस अतिथि कक्ष को तैयार कर रहे थे, उसको सजा रहे थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उन्होंने प्रयोग किया। अपने नौकर से रेडियो मंगवाया, इसके साथ ही साथ उन्होंने उससे कहा कि हारमोनियम ले आओ और चद्दर वगैरह मंगा करके कमरे को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया। रीढ़ की हड्डी इस एकांकी के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर दिखावा पर एक कुठाराघात किया है। इसके पहले लेखक ने बताया था कि रामस्वरूप जी की जो पुत्री है उमा, वह इंटर पास होकर के बीए कर रही थी और जो लड़का था वह बीएससी कर रहा था लखनऊ में और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ने की तैयारी कर रहा था। इस आधार पर लेकिन जो गोपाल प्रसाद जी थे अर्थात लड़के के पिताजी, वे बहुत कम पढ़ी लिखी बहू चाहते थे, वे पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते थे। इसके पीछे कारण था कि उन्हें अपने घर के कामों को करने के लिए पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। तभी अचानक क्या होता है, उसके आगे की कहानी को हम इस एकांकी के माध्यम से जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। लेखक बताता है कि तभी प्रेमा कहती है कि मक्खन तो आया ही नहीं, मक्खन तो आया ही नहीं अतिथियों के लिए। इसे सुनकर रामस्वरूप जी आग बबूला होकर के कहते हैं, तुम्हें सही समय पर किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता है। अब रतन अर्थात नौकर यहाँ का काम करे कि बाजार जाकर के मक्खन लाए। तभी प्रेमा कहती है, यहाँ का काम सब हो गया है। चद्दर बिछानी थी, चद्दर बिछ गई। हारमोनियम लाना था, हारमोनियम ला दिया गया। रेडियो ले आना था, रेडियो आ गया। अब कमरा पूरी तरीके से सज गया है। अगर आप चाहें तो उसे बाजार भेज दीजिए और वह मक्खन लाए, क्योंकि मक्खन लाना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले रामस्वरूप जी ने यह अपनी पत्नी से कहा था कि उमा को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि वे लोग पढ़ी लिखी कम और सुंदरता युक्त या गृह कार्य में संपन्न ऐसी ही बहू चाहते हैं। लेकिन उस समय प्रेमा ने कहा था कि उमा अभी विवाह करना नहीं चाहती है। तो इस पर रामस्वरूप जी ने कहा था कि यह जिम्मेदारी उसकी है कि उसे तैयार करे। आगे तो उसमें यहाँ पर पढ़ाना या ना पढ़ाना एक लड़की को, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उस समय बड़ी ही स्थिति विसंगतिपूर्ण थी। लोग बहू कम पढ़ी लिखी चाहते थे, जो घर का काम धाम देखे वैसी ही बहू चाहते थे, इसलिए लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे। लेखक बताता है कि अचानक नौकर दरवाजे की तरफ देखकर, अरे बाबूजी कोई आता है, दरवाजे की तरफ से आ रहा है। नौकर की इस आवाज़ को सुनकर रामस्वरूप जी दरवाजे की तरफ देखते हैं और वे अर्थात अतिथि लोग आ रहे हैं। और नौकर को देखकर रामस्वरूप जी कहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक तुम मक्खन लेने नहीं गए? जाओ। और नौकर आगे कि दरवाजे की तरफ से जाने लगता है। तभी रामस्वरूप जी कहते हैं कि पीछे के दरवाजे से तुम हो करके जाओ, आगे की तरफ से जाओगे तो उन लोगों को शंका हो जाएगी, इसलिए तुम किस तरफ से जाओ? पीछे से होकर के जाओ। और वह मक्खन लेने के लिए निकल जाता है। रामस्वरूप जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो वे लोग आ भी गए, इसलिए जल्दी से सभी जितनी भी तैयारियां हैं उन सबको संपन्न करो, सब कुछ तैयार करो। तभी
रामस्वरूप जी दरवाजे पर पहुंचकर हाँ, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। हंसते हुए उन्होंने कहा आइए आइए, आपका स्वागत है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना हुआ और आंखों से तो लोक चतुराई टपकती है उनके, और आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाला नौजवान में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट से भरी हुई है। झुकी कमर इनकी खासियत है। उनकी कमर कैसी है? झुकी हुई है। तो लेखक कहता है कि आइए आइए, आपका स्वागत है, कमरे में दस्तखत दीजिए। रामस्वरूप जी कहते हैं आइए इधर बैठिए। तभी गोपाल प्रसाद जी के बेंत उनके हाथों से गिर जाती है और उसे उठाकर तुरंत रामस्वरूप जी कहते हैं लाइए, मैं इसे इस कोने में रख देता हूँ। और उसके बाद दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करना प्रारंभ कर देते हैं। रामस्वरूप जी कहते हैं अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए, इधर बैठिए। बाबूजी आप बैठिए, कोई बात नहीं है, इस स्थान पे बैठिए। गोपाल प्रसाद जी खखार कर नहीं, उन्होंने रामस्वरूप जी ने कहा कि आपको तो घर ढूंढने में या मकान ढूंढने में बड़ी तकलीफ हुई होगी, परेशानी हुई होगी। गोपाल प्रसाद कहे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें यहाँ तो आना ही था, इसलिए रास्ता कैसे नहीं मिलता, हम जरूर आते। रामस्वरूप जी कहते हैं हाँ हाँ ये तो है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ दी तो। गोपाल प्रसाद जी कहते अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप जी कहते हैं नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके यहाँ सेवक हैं। और थोड़ी ही देर में लड़के की ओर मुखातिब होकर के वह कहते हैं और शंकर बाबू कहिए कितने दिनों की छुट्टियां हुई हैं? शंकर कहता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप अपने कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। रामस्वरूप जी कहते हैं आपका कोर्स खत्म होने में अब तो साल भर रहा होगा। शंकर कहता है जी हाँ, यही कोई साल 2 साल, 1-2 साल में। अच्छा, रामस्वरूप हैं? लड़का तब कहता है, अर्थात शंकर और लड़के पिता गोपाल प्रसाद जी एक दूसरे से बातों की दकियानूशी करते हैं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके लोग बात करते हैं। शंकर की कमर थोड़ा झुकी हुई है। तभी रामस्वरूप जी शंकर से पूछते हैं शंकर बाबू आपका कोर्स 1-8 साल में तो पूरा हो जाएगा? तो शंकर कहता है हाँ हाँ, यही कोई 1-2 साल। इस पर शंकर के पिता गोपाल प्रसाद जी से कटाक्षेप करते हुए कहते हैं हाँ, शंकर की 1 साल बीच में तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से 1 साल अधिक जाना पड़ रहा है। अच्छा, कहते हैं ओ हो, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, ये सब तो होता रहता है। तब और भी एक दूसरे से लोग वार्तालाप करते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि बात यह है कि शंकर साहब, बात यह है कि ठीक ये सब बीमारियां तो लगी रहती थी। पहले हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ हम लोग उड़ा जाते थे, मगर फिर भी जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख रहती। रामस्वरूप कहते हैं कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप एक दूसरे से खीसे निपोरते हुए बातचीत करते हैं। रामस्वरूप जी हाँ, एक ज़माना था, वो समय था, अब चला गया, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से एक दूसरे से लोग अपनी बात रखते हैं, एक दूसरे की वार्तालाप को सुनते हैं, उनसे आपस में परिचर्चा करते हैं कि क्या इस तरीके से समाज में जो बुराइयां तमाम प्रकार की फैली हुई हैं उसके बारे में भी एक दूसरे से लोग रूबरू होते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तभी और भी प्रश्न लेखक के मन में उस रामस्वरूप के द्वारा या गोपाल प्रसाद जी के द्वारा खड़ा होता है। तो उन सभी प्रश्नों के साथ मैं अपने
एक दूसरे वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए आज आपने क्या सीखा, हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, रतन क्या लेने के लिए बाजार जाता है? रतन क्या लेने के लिए बाजार जाता है? आपके विकल्प हैं क मक्खन, ख दूध, ग दही, घ बटर। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प क बिल्कुल सही है, वह मक्खन लेने के लिए बाजार जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, बाबूजी कोई आता है। बाबूजी कोई आता है, दरवाजे की तरफ आ रहा है। इस वाक्य को किसने कहा है? इस वाक्य को किसने कहा है? आपके विकल्प हैं क प्रेमा ने, ख शंकर ने, ग रामस्वरूप जी ने, घ नौकर ने। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों, आपने अनुमान बिल्कुल लगा लिया होगा। हाँ, तो आपका विकल्प घ बिल्कुल सही है। यह बात नौकर ने अपने मालिक रामस्वरूप जी से कहा कि बाबूजी कोई आता है, दरवाजे की तरफ से आ रहा है, देखिए कौन आ रहा है। इस पर जाकर के रामस्वरूप जी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके वो अतिथि आ रहे हैं जिनको कि उनके घर पर बुलाया गया है। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। शंकर की कमर कैसी है? शंकर की कमर कैसी है? आपके विकल्प हैं क टेढ़ी है, ख सीधी है, ग झुकी हुई है, घ इनमें से कोई नहीं। आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है, शंकर की कमर झुकी हुई थी। अब हम चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं। शंकर और गोपाल प्रसाद का स्वभाव कैसा था? शंकर और गोपाल प्रसाद का स्वभाव कैसा था? आपके विकल्प हैं क बड़बोलापन वाला, ख दकियानूसी वाला, ग अतिशयोक्तितापूर्ण था, घ उपयुक्त सभी। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों, आपका विकल्प घ बिल्कुल सही है। वह शंकर और गोपाल प्रसाद के अंदर ये सभी गुण थे। बड़बोलापन वाला भी गुण था, दकियानूसी करने वाला भी गुण था, अतिशयोक्तिता से पूर्ण भी, ये सभी गुण इन दोनों पिता और पुत्र में पाए जा रहे थे। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आप लोग नोट कीजिए। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छुपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छुपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि समाज में उस समय लोग बहुओं को कम पढ़ाना लिखाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी पुत्री को तो पढ़ाना चाहते थे रामस्वरूप जी, लेकिन जो उनके समधी जी थे गोपाल प्रसाद जी, वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते थे, इसलिए वह उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। हम अब दूसरे प्रश्न पर पढ़ते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? वे चाहते, इस प्रश्न का उत्तर ऐसे हो सकता है कि वे चाहते थे कि उनकी बेटी बढ़िया से तैयार होकर के आए और जिससे उसकी शादी तय हो जाए, लेकिन ऐसा शायद हुआ या ना हुआ, आगे की कहानी में हम लोग जानेंगे। तो आज बस इतना ही। हम आपसे पुनः अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।